राकेश यादव, लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो 6th अध्याय है इसका अध्ययन कर रहे हैं और पिछला जो वीडियो था उसमें हमने जनता पार्टी सरकार का गठन और कांग्रेस की पराजय के कारण इसका अध्ययन किया था। आज का हमारा टॉपिक है जनता पार्टी का विघटन और आपातकाल की विरासत। जनता पार्टी की जब सरकार गठित हुई थी तो सरकार गठित हुई, जनता पार्टी की सरकार ने लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक मूल्यों व खोए हुए अधिकारों को बहाल करने के लिए भरसक प्रयास किया। उसने प्रेस की स्वतंत्रता को बहाल किया। उसके साथ साथ किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए अंत्योदय जो योजना थी उस कार्यक्रम की शुरुआत की। मूल्यों को स्थिर रखने का प्रयास किया। 342वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो मनमाने परिवर्तन किए गए थे इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, उन सबको 1978 में 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संवैधानिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया। इन सारे यानी कि सरकार की शुरुआत में एकता का परिचय देते हुए जनता पार्टी ने लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया जन कल्याण का। लेकिन राजनीतिक विचारधाराओं व सत्ता के लिए टकराव जो हुआ उसने जनता पार्टी की जो सरकार है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और जनता पार्टी का विघटन हो गया। और इस प्रकार से इसके विघटन के पीछे क्या कारण रहे, पहले तो हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसके विघटन के पीछे क्या कारण रहे। मुख्य रूप से जो टकराव का कारण रहा वो टकराव का कारण था विचारधारात्मक टकराव, यानी कि विचारधाराओं का टकराव और सत्ता के लिए संघर्ष। सत्ता का जो प्रमुख केंद्र है उसको के लिए संघर्ष। विचारधारा जो टकराव था वो था मुख्य रूप से दक्षिणपंथी और सोशलिस्टों के बीच में टकराव। तो पहला जो टकराव रहा वो टकराव का जो पहला विघटन का जो रीजन रहा वो ये था, पहला जो रीजन था वो ये था कि जब मोरारजी मार्च 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उसके 2 महीने बाद ही बिहार के नालंदा में दलितों 1 दर्जन दलितों का नरसंहार हुआ बछेली गांव में। वहां इंदिरा गांधी ने उस गांव का दौरा किया और वो हाथी के ऊपर बैठ करके उस गांव में पहुंची, जहां इंदिरा गांधी का स्वागत भी हुआ। और इस घटना को राष्ट्रीय जो मीडिया था, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया था, इसने बढ़ा चढ़ा करके पेश किया और एक तरह से इंदिरा गांधी की वापसी की ये शुरुआत मानी जाती है। इसके कुछ समय बाद ही शाह आयोग जो आपातकाल की जातियों के बारे में अध्ययन करने के लिए जो गठित किया गया था, जांच करने के लिए जो गठित किया गया था, उसकी रिपोर्ट के आधार पे इंदिरा गांधी और संजय गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। और संजय गांधी जो यूथ ब्रिगेड थी उसने पूरे देश में हंगामा खड़ा कर दिया और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कानून व्यवस्था की जो स्थिति थी वो बिगड़ने लगी। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे, तो उनकी मोरारजी देसाई इसके पक्ष में नहीं थे कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी को गिरफ्तार किया जाए। और उनकी गिरफ्तारी की जो जिम्मेवारी थी वो किसके ऊपर डाल दी गई? चौधरी चरण सिंह के ऊपर। चौधरी चरण सिंह और मोरारजी देसाई में टकराव की स्थिति ये उत्पन्न होगी कि मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल से चौधरी चरण सिंह ने इस्तीफा दे दिया और दिल्ली के वोट क्लब के ऊपर उसने बहुत बड़ी किसान रैली की। उसके बाद चौधरी चरण सिंह को फिर मान मनोवल की गई और चौधरी चरण सिंह को मना करके वापिस लाया गया और वापिस ला करके उन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया और वित्त मंत्रालय दिया गया। साथ ही सत्ता का समन्वय बनाए रखने के लिए जगजीवन राम को भी उप प्रधानमंत्री बनाया गया। यानी कि मोरारजी देसाई सरकार में 2 उप प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह और श्री जगजीवन राम। एक तो रीजन ये रहा कि मोरारजी देसाई के साथ चौधरी चरण सिंह का टकराव। दूसरा जो रीजन रहा वो ये था कि जो सोशलिस्ट थे उन्होंने कुछ जो जनता पार्टी के नेता थे उनके पास 2 सदस्यता थी। दूसरा रीजन क्या था? पहला रीजन था चौधरी मोरारजी देसाई और
चौधरी चरण सिंह के बीच टकराव। दूसरा जो रीजन था वो था विचारधारात्मक, वो ये था दोहरी सदस्यता को लेकर के। सोशलिस्टों ने दोहरी सदस्यता का मुद्दा उठाया और उन्होंने ये कहा कि जिनके पास दोहरी सदस्यता है उनको एक सदस्यता रखना पड़ेगी। तो जनसंघ से जितने भी नेता आए थे उनके पास दोहरी सदस्यता है, जनता पार्टी की भी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी। और सोशलिस्ट ये चाहते थे कि ये दोहरी सदस्यता समाप्त कर दी जाए, एक प्रकार से उनकी विचारधारा उनसे मेल नहीं खा रही थी और इसके विषय में उनके बीच में टकराव हो गया। सोशलिस्टों की एक बात और थी कि वो मोरारजी देसाई की भी आलोचना करते थे, मोरारजी देसाई को भी ज्यादा पसंद नहीं करते थे। और इसका परिणाम ये हुआ कि 15 जुलाई 1969 को चौधरी चरण सिंह गुट ने अलग होकर के मोरारजी देसाई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। मोरारजी देसाई को यह पता था कि उसके पास विश्वास मत नहीं है समर्थन वापस लेने से, और 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। और इस प्रकार से 15 जुलाई 1979 को जनता पार्टी का विघटन भी हो गया। प्रधानमंत्री पद से मोरारजी देसाई के इस्तीफे के साथ ही विघटन भी हो गया जनता पार्टी का। और एक गुट किसके नेतृत्व में चला गया? चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में, जिसमें लोकदल से जुड़े और सोशलिस्टों से जुड़े हुए नेता थे। एक बन गया जनता पार्टी, दूसरी जनता पार्टी सेकुलर। तो इस प्रकार से जनता पार्टी का विघटन हो गया और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए कांग्रेस के समर्थन से। चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के समर्थन से। कांग्रेस भी उस समय विभाजित हो चुकी थी, तो जो इंदिरा कांग्रेस थी, कांग्रेस आई, उसने तो बाहर से समर्थन दिया, और जो कांग्रेस यू थी देवराज अरस के नेतृत्व वाली, उसने वो चौधरी चरण सिंह के साथ सरकार में शामिल होगी। और जो चौहान थे, यशवंतराव चौहान, जो विपक्ष के नेता थे मोरारजी देसाई के समय, वो इस सरकार में, चौधरी चरण सिंह सरकार में क्या बन गए? उप प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन जो इंदिरा कांग्रेस जो उसको समर्थन दे रही थी बाहर से, वो कहने को तो बिना शर्त समर्थन था, लेकिन जो विश्वास मत पेश करने की बात आई तो शर्तें लगनी शुरू हो गई। और इस प्रकार से वो शर्तें दी कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी के ऊपर शाह आयोग की जांच के आधार पर जो जितने भी केस दर्ज किए गए हैं वो सब वापस लिए गए। वो यानी कि ये सारा जो खेल था वो पर्दे के पीछे चल रहा था। चौधरी चरण सिंह को शर्तें मंजूर नहीं थी और 20 अगस्त 1979 को चौधरी चरण सिंह, यानी कि 3 सप्ताह बाद ही प्रधानमंत्री बनने के, चौधरी चरण सिंह पार्लियामेंट जाने की बजाय, अधिवेशन चल रहा था, सीधे कहां पहुंचे? राष्ट्रपति भवन पहुंचे। और राष्ट्रपति नीलम संजीवा रेड्डी, जो समय राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, उनको लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। और 22 अगस्त 1979 को जो छठी लोकसभा थी वो राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सिफारिश पे भंग कर दी। और इस प्रकार से जनता पार्टी का भी विघटन हो गया और जनता पार्टी की सरकार भी चली गई। तो उसके बाद 7वीं लोकसभा के जो चुनाव है 1980 में, उनके परिणाम के बारे में जानने से पहले एक बार कांग्रेस के बारे में और थोड़ा समझ लेते हैं कि कांग्रेस का एक दूसरा विघटन भी हुआ। वो किस प्रकार से हुआ कांग्रेस का विघटन? ये पहला विघटन 1969 में हुआ था, तो दूसरा विघटन अप्रैल 1969
1977 में कांग्रेस पार्टी के जो समाध्यक्ष थे डी के बरुआ, जिन्होंने ये नारा दिया था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा, डी के बरुआ, उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और सरदार शरण सिंह को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। सरदार शरण सिंह को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया। उसके बाद 1978 में मई 1977 में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन बुलाया गया और कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ दिल्ली में, उसमें श्री ब्रह्मानंद रेड्डी को इंदिरा गांधी के समर्थन से कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। ब्रह्मानंद रेड्डी। अध्यक्ष चुन लिया गया। इस प्रकार से श्री ब्रह्मानंद रेड्डी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए। लेकिन श्री ब्रह्मानंद रेड्डी और श्री वाई बी चौहान, देवराज अरस, इनको ये लगा जो किसी टाइम में इंदिरा गांधी के वफादार थे, उनको ये लगने लगा कि इंदिरा गांधी राजनीतिक तौर पे हाशिए पे चली गई है और उसकी जो शक्ति है वो समाप्त हो चुकी है और वो एक तरह से कांग्रेस के लिए बोझ बन चुकी है। और उन्होंने क्या किया, राजनीतिक रूप से इंदिरा गांधी को हाशिए पे लगाने का प्रयास किया। और इंदिरा गांधी एक आयरन लेडी थी और एक बार वो अपना जो जुझारूपन है पुनः स्थापित जो 1971 के चुनाव में दिखा सकती थी, और उसका जो जुझारूपन था उसने इंदिरा गांधी ने इस चीज को दोबारा प्रेरित किया अपने आप को स्थापित करने के लिए। और इस प्रकार उसने जनवरी 1978 में दिल्ली के में कांग्रेस का एक अधिवेशन बुलाया और उस अधिवेशन में उसने 54 सदस्यों के साथ 54 जो 6th लोकसभा थी उसमें 154 सदस्य चुन के आए थे। 100 सदस्य इनके साथ रहे और 54 सदस्य इंदिरा के साथ आ गए और इसने अधिवेशन करके 54 सदस्यों के साथ कांग्रेस आई की स्थापना की। कांग्रेस आई की स्थापना जो वर्तमान कांग्रेस है। और चुनाव चिन्ह जो पंजा है वो था, वो किसको मिल गया और इन्हें अपना नया चुनाव चिन्ह प्राप्त कर लिया। हाथ का निशान जो है जिसको पंजा कहते हैं, चुनाव चिन्ह पंजा। और जो दूसरी कांग्रेस थी वो बन गई कांग्रेस यू या कांग्रेस अर्स और इसका नेतृत्व संभाला देवराज अर्स ने। और इस प्रकार से 1978 में कांग्रेस का एक दूसरा विभाजन भी हो गया और कांग्रेस का दूसरा विभाजन हो गया। पहले ही जो कांग्रेस आई थी उसका चुनाव चिन्ह निशान क्या बन गया, पंजा। 1971 का जो चुनाव था वो कांग्रेस ने गाय और बछड़े के निशान पे लड़ा था और दोनों उस चुनाव चिन्ह को लेकर के दोनों में डिस्प्यूट हुआ तो चुनाव आयोग ने उसको क्या कर दिया, फ्रीज कर दिया और दोनों को नया चुनाव चिन्ह दे दिया। इसको जो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस थी, कांग्रेस आई, उसको पंजा, और जो देवराज जिस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे उसको क्या दे दिया, चरखा चुनाव चिन्ह। इसको समझने के बाद अब हम चाहते हैं 7वीं लोकसभा के जो चुनाव 1980 के उसके परिणाम। उन्नीस 7वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम। में जो 7वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम थे वो 500 कुल स्थान 542 वोटिंग हुए और कांग्रेस आई ने इस चुनाव में 353 सीटें प्राप्त की।
जनता पार्टी 31, जनता पार्टी सेकुलर 41। इस प्रकार से हम देखें, और कांग्रेस जो अर्श थी देवराज अर्श के नेतृत्व में, उसको बहुत कम सीटें इस चुनाव में प्राप्त हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि 7वीं लोकसभा के जो चुनाव परिणाम आए उसमें इंदिरा गांधी ने अपने आप को पुनर्स्थापित कर लिया और मतदाताओं ने बता दिया कि अस्थिर जो सरकार है और सत्ता के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं सत्ता लोलुप जो लोग हैं उनको उन्होंने नकार दिया। विचारधारा के आधार पर जो टकराव था उसको भी उसने नकार दिया और इंदिरा गांधी, एक शिथिल सरकार के नारे के ऊपर इंदिरा गांधी पुनः 353 सीटों के साथ अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रही। और ये जो चुनाव परिणाम था इसने इंदिरा गांधी के जो जुझारूपन था और जो संघर्षशील प्रवृत्ति थी उसको एक प्रकार से फिर साबित किया कि इंदिरा गांधी जो है वो अपने आप को स्थापित करने की, संघर्ष करने की जो क्षमता है वो रखती है। और इस प्रकार से कांग्रेस जो है अपने आप को पुनः स्थापित करने में कामयाब रही। ये थे 7वीं लोकसभा 1980 के चुनाव परिणाम। जनता पार्टी का विघटन हो गया और जनता पार्टी अलग अलग जड़ों में बट गई। जो जनता पार्टी सेकुलर बनी वो बाद में भारतीय लोकदल में, जो पहले लोकदल था वैसे ही भारतीय लोकदल में बदल गई। अब है इसके आगे है अब है आपातकाल की विरासत। आपातकाल से हमें विरासत में क्या मिला? पहला है द्विदलीय राजनीति की शुरुआत। द्विदलीय राजनीति की शुरुआत पहली बार 1977 के जो चुनाव हुए उसके बाद हमें देखने को मिला कि मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया और जनता पार्टी सत्ता में आ गई। यानी कि एक तरह से द्विदलीय राजनीति की भारत के अंदर शुरुआत होगी। उससे पहले कोई भी पार्टी केंद्र के अंदर सत्ता में दूसरी पार्टी नहीं आई थी और कांग्रेस जो है वो एक मजबूत विपक्ष के तौर भूमिका निभाने के लिए विपक्ष में आ गई। और पहली बार ऐसा हुआ कि विपक्ष के नेता के लिए जो 10% स्थान प्राप्त करने होते हैं वो किसी विपक्षी दल को इस चुनाव में प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से भारतीय राजनीति में द्विदलीय राजनीति की शुरुआत मानी जाती है आपातकाल के बाद, जो 1977 में छठी लोकसभा के चुनाव हुए उसके बाद। लेकिन ये जो दौर था द्विदलीय राजनीति का ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। जनता पार्टी के विघटन के बाद भारतीय राजनीति में एक बहुदलीय जो राजनीतिक प्रणाली है वो ज्यादा मजबूत होकर के उभरी और उस बहुदलीय जो प्रणाली थी उसने गठबंधन की राजनीति की शुरुआत की। और गठबंधन की जो राजनीति है वो 1989 से लेकर के और 2014 के चुनाव तक हम उस गठबंधन की राजनीति के तौर पे उसको हम देख सकते हैं। एक तो हुआ ये, दूसरी जो विरासत हमें प्राप्त हुई वो थी भारतीय राजनीति में पिछड़े वर्ग के नेताओं का उदय। में वर्ग का उदय 1977 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें हमें देखना पड़ा कि खास करके उत्तर भारत के जो राज्य थे उनमें पिछड़ा वर्ग ने जनता पार्टी को वोट दिया। और उसके बाद जो लोग राज्यों की विधानसभा के चुनाव है उसमें भी हमने देखा कि पिछड़े वर्ग के जो नेता थे या पिछड़े वर्ग के जो मतदाता थे उन्होंने जनता पार्टी का वोट दिया और पिछड़े वर्ग के नेताओं उभर के आए राज्यों के अंदर। जैसे बिहार के अंदर कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, यूपी के अंदर मुलायम सिंह यादव और राम नरेश यादव, और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश से शरद यादव। इस प्रकार हम देखें तो बहुत से बैकवर्ड क्लास के जो नेता थे उनका उदय और उनका राज्यों की राजनीति में प्रभाव भी देखने को मिला। और उसी सरकार में जो सरकार थी जनता पार्टी की सरकार, इसने 1979 में दूसरा मंडल आयोग का गठन किया
ये दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहते हैं, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग या मंडल आयोग। मंडल आयोग का गठन किया। मंडल आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट दी और उसके 10 वर्ष बाद अगस्त 1990 में मंडल आयोग की जो सिफारिशें थी पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की, वो लागू की गई। और वो लागू किसने की? वीपी सिंह सरकार ने लागू की। लेकिन उस सरकार में जो 1977 में बैकवर्ड क्लास के जो लीडर थे वो अपने राज्यों के अंदर इतने प्रभावशाली हो गए थे और उन प्रभावशाली नेताओं की जो राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार बनी, उस सरकार में वो सारे के सारे प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका में थे और उनके प्रभाव में आकर के मंडल आयोग की जो सिफारिशें वो लागू की। और जो मंडल आयोग की जो सिफारिशें लागू हुई, इसने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ देने का कार्य किया और पिछड़े वर्ग के जितने भी मतदाता थे वो एकजुट होते हुए दिखाई दिए, एकजुट होकर के वोटिंग करते हुए दिखाई दिए। और उसी का परिणाम निकला कि उन 2014 के चुनाव तक केंद्र के अंदर गठबंधन की जो राजनीति है वो हैवी रही। तीसरी जो विरासत हमें प्राप्त हुई वो थी इस सरकार के दौरान, इंदिरा गांधी जो सरकार थी, इसमें 2 अवधारणाएं हमें विशेष तौर पे देखने को मिली। एक थी वचनबद्ध नौकरशाही और वचनबद्ध प्रतिबद्ध न्यायपालिका। इसके खिलाफ भी लोगों में जागरूकता देखी गई। और प्रतिबद्ध न्यायपालिका के विरुद्ध जागरूकता। आपातकाल के दौरान ये देखा गया कि नौकरशाही और न्यायपालिका जनता के नागरिक अधिकारों की रक्षा करने में अपने आप को असमर्थ महसूस करती रही, यानी कि वो असमर्थ रही। और इस विचार ने जब ये लगा कि जो न्यायपालिका है और वो नौकरशाही जो है वो लोगों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करने में नाकाम है, तो लोगों के मन में ये आया कि नई सरकार जो है वो ये वचनबद्ध नौकरशाही और प्रतिबद्ध जो न्यायपालिका है इसमें सुधार करके ऐसी न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका और तटस्थ नौकरशाही की तरफ आगे बढ़े और उसको स्थापित करे। और जनता पार्टी की जो सरकार है उसने इसकी दिशा में कार्य करने के लिए कुछ प्रयास भी किए और लोगों में जागरूकता भी आई कि न्यायपालिका को क्या होना चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। और न्यायपालिका ने भी ये महसूस किया कि वो लोगों की जो नागरिक अधिकार थे उनके रक्षा करने में आपातकाल के दौरान नाकाम रही। उसके बाद न्यायपालिका के जितने भी निर्णय आए, जैसे 1973 का निर्णय था मूल ढांचे का, और उसके बाद के जो निर्णय आए उसमें न्यायपालिका ने कहा कि जो संवैधानिक जो संशोधन है, जो मौलिक अधिकारों को कम करते हैं, समाप्त करते हैं, या कोई भी संवैधानिक संशोधन जो है जो संविधान के विरुद्ध है, वो न्यायिक पुनर्निरीक्षण के दायरे में आएगा। यानी कि संवैधानिक संशोधन कोई भी हो, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका उनका न्यायिक पुनर्निरीक्षण कर सकती है। हालांकि आपातकाल के दौरान ये कर दिया था कि संवैधानिक संशोधनों को न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायपालिका नहीं कर सकती, लेकिन बाद में न्यायपालिका ने यह महसूस किया, उसको आभास हुआ कि इससे नागरिक अधिकारों का हनन होता है और उसने निर्णय दिया कि कोई भी संवैधानिक संशोधन हो उसका न्यायिक पुनर्निरीक्षण न्यायपालिका कर सकती है। और एक प्रकार से संसद और न्यायपालिका के बीच में जो टकराव था उसके बीच में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया गया। चौथा जो इफेक्ट हुआ वो ये था कि नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जनता में जागरूकता। नागरिक स्वतंत्रता व लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता।
17 अक्टूबर 1978 को एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया और ये जो आपातकाल के दौरान नागरिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों का जो हनन किया जा रहा था उसके ऊपर विचार विमर्श किया गया और विचार विमर्श के बाद पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल राइट्स, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल राइट एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, इस संगठन की स्थापना की गई और इस संगठन का उद्देश्य क्या था, कब की गई? 17 अक्टूबर 1978 को पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल राइट्स एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, इसकी स्थापना की गई और इसका उद्देश्य क्या था? लोगों के जो नागरिक अधिकार है उनको लोगों को जागरूक करना, लोगों को अवेयर करना और उनकी रक्षा के लिए कार्य करना। जनता पार्टी की जब सरकार स्थापित होगी तो ये उम्मीद की गई थी कि लोगों के जो नागरिक अधिकार है उनको बहाल किया जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना की जाएगी और जनता पार्टी की सरकार ने इस दिशा में कार्य भी किया और प्रयास भी किए। लेकिन उस ज्यादा पूर्ण रूप से लोग संतुष्ट नहीं हुए, उनको ये महसूस होता रहा कहीं न कहीं नागरिक अधिकारों का अब भी हनन हो रहा है, नक्सलवाद के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। तो इस प्रकार से 1980 में उसी संस्था ने पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल राइट्स बन गई और डेमोक्रेटिक जो राइट्स थे वो हट गया 1980 में। और इस संस्था ने लोगों को जागरूक करने के लिए प्रत्येक राज्य में शाखाएं स्थापित की, लोगों को सम्मेलन आयोजित किए और अब भी ये जो संस्था है पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल राइट्स नागरिक अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका में भी लड़ रही है और सड़क के ऊपर भी लड़ाई लड़ रही है ताकि लोग जागरूक भी रहें और उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। और इस प्रकार से हमें आपातकाल से ये विरासतें प्राप्त हुई, काफी सबक सीखने को मिला। और ये भी एक सबक सीखने को मिला आपातकाल से कि कोई भी सरकार अगर तानाशाही की तरफ बढ़ेगी या कोई शासक तानाशाह बनने की कोशिश करेगा तो भारत की जो जनता है, भारत के जो जागरूक मतदाता है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।